तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन राउंड और अब हम यहाँ पे चलते हैं बुक की तरफ। बुक का टाइटल जो है वो है सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी कि अ, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। और जो ऑथर है वो है स्टीफन आर कवी। बहुत ही वेल नोन फेमस बुक है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा होगा। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो हम आज इस बुक को ओवरव्यू करेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि इस बुक के अंदर कंटेंट क्या क्या है और क्या उपयोगी हो सकते हैं हमारे जीवन में वो। राइट। तो सबसे पहले मैं गिरीश जी आपसे बात करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं गिरीश जी को इनवाइट करूं, पहले हम ये समझते हैं कि इस बुक की रिक्वायरमेंट क्यों है, इस बुक को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आज की लाइफ में हमें इस बुक को क्यों समझना है। तो देखिए, इस बुक को पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके अंदर जो मेन मानवीय चुनौतियां जो हैं वो कुल 7 हैं। तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम सब के भीतर कहीं ना कहीं एक डर और असुरक्षा का माहौल है। राइट। हम में समझे जाने की भूख है। हमारा जो व्यवहार है उसमें कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। मुझे यह अभी चाहिए, ऐसी फीलिंग हम लोग कैरी करते हैं अपने पर्सनैलिटी के अंदर। हम लोग दोष देना और अपने आप को शिकार समझना, ये हमारी प्रवृत्ति होती है। हमारे जीवन में संतुलन का अभाव होता है और कई बार जब हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। और क्योंकि हम सबके अलग-अलग व्यवहार होता है, अलग-अलग हमारा बैकग्राउंड होता है, तो हम सबकी अलग-अलग मान्यताएँ होती हैं, अलग-अलग भिन्नताएँ होती हैं, तो इसकी वजह से हम एक-दूसरे के प्रति मानसिक रूप से कई बार अपने अंदर और लोगों के साथ भी रिश्तों में भी संघर्ष महसूस करते हैं। उन भिन्नताओं को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ये आपकी मेरी बात नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं वो इस चीज़ को महसूस करता है, राइट? इसका कारण क्या है? तो मानवीय व्यवहार जो है, उसके 4 आयाम हैं। वो 4 आयाम क्या हैं? शरीर, हृदय, आत्मा और उसका मस्तिष्क। शरीर ये कहता है, अभी जी लो, जैसा भी जीना है। कल को अगर बीमारी आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा। और सिद्धांत ये कहता है कि अभी आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, तो आने वाले फ्यूचर में आप हमेशा अच्छे स्वास्थ्य को एन्जॉय करेंगे। आपका मस्तिष्क ये कहता है, मुझे टेलीविज़न दिखाओ, मुझे मोबाइल दिखाओ, मुझे इंस्टाग्राम दिखाओ, मेरा मनोरंजन करो। और सिद्धांत ये कहता है कि मुझे गहन अध्ययन कराओ, बुक पढ़ाओ, जिससे कि मैं जीवन में कुछ ऐसा सीखूँ जो मुझे आगे अपग्रेड होने में हेल्प करे। आपका जो हार्ट है, हृदय है, उसके प्रति लोगों की संस्कृति ऐसी है कि जब ज़रूरत हो, लोगों से अपना काम निकलवाओ। लेकिन जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि बाय हार्ट लोगों की हेल्प करो, लोगों की सेवा करो। अगर हम बात आत्मा की करते हैं, तो आत्मा आज हम उसको भूल भूल चुके हैं लगभग, क्योंकि हम जो संस्कृति जो हमारी बन चुकी है वो है सांसारिकता और दोषदर्शिता के अंदर हम कहीं-कहीं उलझ चुके हैं। जबकि सिद्धांत ये है कि हम डिवाइन कनेक्शन को महसूस करें और सकारात्मक चीज़ों के स्रोत को पहचानें। तो ये जो द्वंद है हमारे मन के अंदर, ऑथर ने इसी चीज़ को यहाँ पे इस बुक में बताया है और ऑथर ने कहा है कि कहीं पे भी मैंने ये नहीं बताया कि ये जो 7 हैबिट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो मैंने बनाई है या मेरा है। उन्होंने बताया कि जीवन के सिद्धांत हैं। जब सिद्धांत केंद्रित आप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये 7 हैबिट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो इससे पहले कि मैं पहली हैबिट से आपको इंट्रोड्यूस करूँ, मैं चाहूँगा कि हैबिट क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से वो हैबिट बनती है, उसके लिए मैं इनवाइट करूँगा हमारे पहले पार्टिसिपेंट गिरीश चतुर्वेदी जी को और वो थोड़ा-सा बताएँगे कि हैबिट से पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है, किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। तो प्लीज़ वेलकम गिरीश जी ऑन स्क्रीन। थैंक यू यस प्रवीण सर। जी। थैंक यू प्रवीण जी। और ये जो बुक है, इस बुक को शुरुआत जो है उसको करने के लिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आई एम सो ग्रेटफुल। दोस्तों, हमने बहुत सारी किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं, राइट, जो सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है, या और भी बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है। हमारे ओवरऑल व्यक्तित्व निर्माण की हजारों किताबें आज बाजार में मौजूद हैं। पर बेसिकली अगर हम बात करें किसी चीज के बारे में, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो इम्पोर्टेंट को अगर एक लाइन में बोला जाए तो वो है इनसाइड आउट। यानी कि आप तब तक ऊपरी तौर पे आप कुछ भी करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, कुछ भी सीखते रहें और कुछ भी समझते रहें, लेकिन अगर आप अंदर से उस चीज को फॉलो नहीं कर पाए हैं और इन आपके अंदर एक अंतर मन जो होता है उसके अंदर कोई चीज अगर नहीं है, तो वो कभी भी सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट? तो जब इनसाइड आउट की हम बात करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा सिद्धांत है इस यूनिवर्स का, कि जो भी चीज शुरू होती है वो आपसे शुरू होती है, राइट, हमसे शुरू होती है।
हमारे अंदर से शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड इनसाइड आउट, राइट। जब तक इनसाइड आउट को आप नहीं समझेंगे तब तक किसी भी तरीके की कोई भी टेक्निक, पीपल स्किल की हो या किसी भी चीज की हो, वो काम नहीं करेगी, बिकॉज वो सिर्फ एक टेक्निक ही रह जाती है। लेकिन जब वो इंटरनल आपके अंदर से आती है, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे हैं, आप जैसे जो लोगों से चाहते हैं वैसे आप हैं, इन दैट केस आप कोई भी चीज अब करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। तो बेसिक जो शुरुआत है इस किताब की वो यही है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर, अपने आदतों के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है, या कह सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी आदतें जो हैं वो बनानी होंगी अपने अंदर मन, अंतर मन में, अपने हृदय से कह सकते हैं या डीप हार्ट से कह सकते हैं। तो वहां से जब आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। और इसके बाद जब हम बात करते हैं तो सक्सेस जो होती है, राइट, सक्सेस का जो आधार है वो क्या है? सफलता का आधार है आदतें, हैबिट्स, राइट। आप कोई भी काम करते हैं, वो काम अगर आपकी आदत में शुमार है तो उस काम को करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो इसका मतलब किसी भी चीज को अगर के सक्सेसफुल बनना है आपको, तो आपको अच्छी आदतें जो है वो बनाना होता है। अच्छी आदतों के को बनाना बहुत मुश्किल होता है, उनके साथ जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और वहीं जब बुरी आदतें होती हैं उनको अपनाना बहुत आसान होता है, आता है, लेकिन उसके साथ जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम आदत की बात करते हैं तो आदत वास्तव में होता क्या है? व्हाट इज हैबिट? हैबिट के तीन आधार कह सकते हैं हम, राइट। जिसमें सबसे पहला है जो इसका सैद्धांतिक पैराडाइम, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पैराडाइम, जो है, जो बेस है आधार का, इसका आदतों का, वो है ज्ञान। यानी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, राइट। ज्ञान आपको बताता है कि आपको क्या करना है। और देन आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी, वो ये बताएगी कि जो काम है उसको आपको कैसे करना है, राइट। लेकिन आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास योग्यता भी है, लेकिन अगर उस काम को करने की इच्छा नहीं है तो कभी भी वो काम हो नहीं पाएगा और वो कभी भी आदत बन नहीं पाएगी। इसलिए ज्ञान, योग्यता और जो आपका इच्छा है काम करने की, इन तीनों चीजों को, इन तीनों सर्कल को जब आप मिला लेते हैं तो वो एक आदत बन जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, गिरीश जी, थैंक यू। और देखिए, इन्होंने बताया कि सक्सेसफुल होने के लिए आदतें बनाना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव हैबिट्स। और पहली पॉजिटिव हैबिट हम बात करेंगे जो कि हाईली सक्सेसफुल लोगों की होती है, वो है कि अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव बनना सीखें। तो मैं इनवाइट करूंगा रितु जी को। रितु जी बताएंगे कि प्रोएक्टिविटी क्या होती है और कैसे हम अपनी लाइफ में प्रोएक्टिविटी को मतलब इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी सक्सेस को अच्छा हासिल कर सकते हैं। वेलकम रितु जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है बी प्रोएक्टिव। बेसिकली जैसे कि वर्ड समझ में आता है, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव इज ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लाइफ में हमारे लिए क्या जिम्मेवारी हैं उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब देखा गया कि जब कोई भी सिचुएशन आती है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे हमारी लाइफ में मोस्टली लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, दो तरीके से व्यवहार करते हैं। एक होती है अप्रोच, रिएक्टिव अप्रोच, दूसरी होती है प्रोएक्टिव अप्रोच। अगर हम पहले रिएक्टिव अप्रोच की बात करते हैं तो रिएक्टिव अप्रोच में बेसिकली वो लोग होते हैं जो अपने डिसीजंस दूसरों के आधार पर लेते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हाँ वो सही है, मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। लेट रिएक्शंस लेते हैं, इंडिपेंडेंट रिएक्शंस नहीं लेते हैं। और ज़्यादातर वो अपने बिहेवियर को ब्लेम करते हैं एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, जो बाहरी माहौल है उसके आधार पे कि हाँ जैसा चल रहा है उसके हिसाब से हमने कर लिया। अपना इंडिपेंडेंट कोई उनका सोच नहीं हो पाती है। और वहीं अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच की बात करें, प्रोएक्टिव अप्रोच बेसिकली वो जो आदमी रहते हैं वो वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेते हैं। वो किसी मूल्यों के आधार पर लेते हैं, अपने सिद्धांतों को ध्यान में रख के काम करते हैं। और प्रोएक्टिव पीपल वो होते हैं जो अपना इनिशिएटिव लेते हैं, और इनिशिएटिव लेकर के अपना उसके ऊपर अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे काम करते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो इसको रिस्पॉन्स लेने के बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ आधार होते हैं, जैसे कि हम समझें सिचुएशनल अवेयरनेस। प्रोएक्टिव इंसान, जैसे एग्जांपल देके मैं समझाऊं तो किसी, अगर हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं तो रिएक्टिव जो आदमी होगा वो कहेगा, गुस्सा करेगा, बहुत इरिटेट होगा कि मैं जैम में फंस गया। लेकिन वहीं अगर प्रोएक्टिव आदमी है तो वो सोचेगा कि नहीं, हमें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, और वो पहले डीप ब्रीथ लेगा और फिर वो उसके साथ में प्रैक्टिस करेगा माइंडफुलनेस के साथ में, सोचेगा कि सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं, ये एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और उसको मैं
पेशेंटली हैंडल करूँ कम्युनिकेशन से, तो इस प्रोसेस के थ्रू वो प्रोएक्टिव आदमी चलता है। और इसमें एक उसके अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस होते हैं, गलत सही को समझता है, कंसाइंस को यूज करता है, इमेजिनेशन की पावर को यूज करता है कि हाँ, जैसे कहते हैं कि वॉट एवर आवर माइंड कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं और एक अपने इंडिपेंडेंट विल पावर होती है। ये सारी चीजों को सोचते हुए हम फ्रीडम टू चूज करते हैं और फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। वहीं हम अगर लैंग्वेज की बात करें, तो जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो मोस्टली नेगेटिव अप्रोच में रहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सके, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा। तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी आती है। वहीं वही लैंग्वेज अगर प्रोएक्टिव आदमी लेता है तो वो ये कहते हैं, "No, मुझे प्रेफर करना चाहिए, आई शुड प्रेफर टू फिनिश दिस टास्क, मुझे ये काम करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है।" तो ये डिफरेंस आता है लैंग्वेज में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव इंसान में। दूसरा मैं बात करूँ, अगर सर्कल ऑफ एक इन्फ्लुएंस आता है एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बेसिकली होता है जहाँ प्रोएक्टिव आदमी अपना टाइम और एनर्जी लगाता है, उसको फोकस करता है अपना उसमें, जहाँ उस पर अपना इन्फ्लुएंस डाल सकता है, जहाँ चीजें उसके कंट्रोल में, उस पर वो काम करता है। वही रिएक्टिव आदमी उन सिचुएशन में फंसा रहता है कि वो जो है, जो सिचुएशन उसके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वो उस पर स्ट्रेस करता है, अपना टाइम एनर्जी उस पर वेस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि वेदर ऐसा है, तो वो लोग डिस्कस करते हैं ये वेदर ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी चल रही। तो वो चीज हमें समझनी चाहिए, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हम उस पर डिस्कशन करके क्या फायदा है। तो दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी ऑन दोज थिंग्स। तो ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न समझाने का तरीका था। इसी के में बेसिस में ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि वो अपनी वाइफ मिलके अपने बेटे को ग्रो बढ़ा रहे थे। तो वो जब एजुकेशन में था लाइन में बच्चा, तो उसको स्ट्रेस में रहते थे वो पेरेंट्स की, ना वो अपनी पढ़ाई में अच्छा है, ना किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो कैसे उसको हेल्प कर सके। तो बोथ पेरेंट्स वर इन सो मच ऑफ स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा था बच्चे में, बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा था, बल्कि जो है और वैसे ही सिचुएशन चल रही थी। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमने फिर कुछ ट्रेनिंग्स ली, फिर हमने ये सोचा कि अपना पैराडाइम चेंज करें। जिस सिचुएशन में हम सोचते हैं उसको अलग तरीके से सोचें, कि अगर हम पहले अपने पे काम करें, उन्होंने अपने को एजुकेट करा, और जब उन्होंने अपने को एजुकेट करा, माइंडफुलनेस से काम किया, तब उन्होंने समझा कि नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए। उन्होंने अपने ऊपर काम किया, और जब उन्होंने अपने को सीखे तब उन्होंने बच्चे को भी सिखाया, तो मतलब वहाँ पे चेंजेस आए। तो ये समझ में आया कि हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से हम सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। तो ये, और फिर एक नेक्स्ट आता है हमारा कि कैसे हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आउटसाइड इनके अप्रोच में रहेंगे, तो कभी भी हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे। तो जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो ऑलवेज इनसाइड आउट की अप्रोच रखते हैं, और वो अपने ऊपर काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इफ यू वांट टू चेंज द सिचुएशन, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। अपने आप को हम कब चेंज करेंगे, जब हम अपने परसेप्शन को बदलेंगे। और यही सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को हम एक्सपेंड करने के लिए हमें इनसाइड आउट का अप्रोच किया है। हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, हम रिलेशनशिप में अच्छे लविंग मैरिज पार्टनर बन सकते हैं, या अगर हम ऑफिस में हैं तो एक अच्छे डिसिप्लिन एम्प्लॉय के रूप में हम अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। फिर प्रोएक्टिविटी के लिए एक और बात है कि अगर हम माइंडसेट में जो है मेकिंग कमिटमेंट्स, मेकिंग एंड कीपिंग कमिटमेंट्स, अगर छोटे छोटे हम कमिटमेंट लेते हैं और उस चीज को पूरा करने के लिए हम गोल सेट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग एक अच्छी सक्सेसफुल इफेक्टिव लाइफ की ओर जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोग जो है इफेक्टिवनेस के लिए, प्रोएक्टिव लाइफ के लिए चीजें जरूरी हैं। और लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर कोई गलती होती है तो जो प्रोएक्टिव पर्सन है वो क्या काम करता है, वो पहले उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ, एडमिट करता है कि गलती हुई है, फिर इमिडिएटली उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड देन लर्न करते हैं। सो लास्ट आई वुड लाइक टू से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली द फंडामेंटल थिंग फॉर इफेक्टिव ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, फॉर अ प्रोएक्टिव पर्सन। दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, जब आप प्रोडक्टिविटी को समझ जाते हैं तो फिर लाइफ में एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आप बड़े टास्क को कैसे अचीव करेंगे, बड़ी सक्सेस जिसको कहते हैं ना कि चमत्कारिक सक्सेस, क्रांतिकारी सक्सेस आप कैसे हासिल करेंगे। तो उसके लिए सेकंड हैबिट को समझना बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं समझा हूँ, ये बुक का क्रम ऐसा है कि आप एक एक हैबिट को सीखते जाते हैं और उससे धीरे 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 अपने अंदर परिवर्तन महसूस करते हैं। तो सेकंड हैबिट ये कहती है कि जब भी कोई काम की शुरुआत करें, अपने जीवन की शुरुआत करें, अपने आप को शुरुआत करें, तो आप अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करें। तो जो सेकंड हैबिट है, बिगिन विद एंड इन द माइंड, उसके लिए
मैं इनवाइट करूंगा राजेंद्र जी श्रीमाली को, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। प्लीज वेलकम राजेंद्र जी ऑन द स्क्रीन। सर धन्यवाद। यस सर। तो ये सर अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करने के लिए बताया है। तो कहीं भी चीज जो होती है 2 बार अपने जीवन में होती है। फर्स्ट अपने दिमाग में होता है, पहले ख्याल आता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर अपन काम करते हैं। तो ये 2 तरह से होता है। तो इसमें अंत को ध्यान में रखने हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें अपने आप जानते भी हैं कि जैसे कोई एक मकान का बनने वाला है, तो उसे सबसे पहले उसको हम डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद पूरा चेक करते हैं कि भाई ड्राइंग रूम का होगा, बेडरूम का होगा, किचन का होगा, छोटी छोटी बातों का अपन ध्यान रखते हैं, और उसके बाद अपन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे क्या है वो अच्छी तरह से जो अपन चाह रहे हैं वो बन जाता है। और जो व्यक्ति इस तरह का नहीं करते हैं नक्शा, तो फिर उन आप मकान में देखा होगा कहीं इस तरह की फॉल्ट रहती है, यार यार ऐसा नहीं था, लेकिन हमने सोचा नहीं था, इस तरह बना लिया। और अंत को ध्यान रखने में लिए एक बहुत पहले है कि हर व्यक्ति को अपना ये सोचना चाहिए और लिखना चाहिए। तो इसका पहले हमने बहुत पहले एक वीडियो देखा और सुना भी था कि एक कॉलेज के अंदर क्लास के अंदर एक पूछा गया था कि आप अपने भविष्य में क्या चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा हम ठीक है, हम ग्रेजुएशन हो जाएगी, छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, कोई कि मैं बिजनेस कर लूंगा, किसी को ध्यान नहीं था। लेकिन उसमें 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना एस्टिमेट लिखा हुआ था। तो जब कॉलेज के बाद कुछ समय बाद जब देखा गया, तो जो 3% लोगों ने स्टेटमेंट अपना लिखा था कि मैं ये भविष्य में जाके ये बनूंगा, तो वो व्यक्ति जीवन में सफल हुए थे। और आज के टाइम में अपन देखते हैं कि जो व्यक्ति सफल है, यानी वो डेली अपनी प्रोएक्टिव है, वही व्यक्ति सफल है। और वो अपने जीवन में कुछ न कुछ इंप्लीमेंट करते हैं और नया लिखते हैं, तो जाके वो सफल हो रहे हैं। तो इसके लिए अपन को व्यक्तिगत स्टेटमेंट लिखना सबको जरूरी है, और इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों आज अपन कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। जैसे कहें कि अगर आप बाद में किसी अपन कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और अपन उस रास्ते पे जा रहे हैं, और कुछ समय आगे जाने के बाद पता है यार मुझे तो पता ही नहीं है, गलत रास्ते आ गए हैं, तो वापस अपन यू टर्न लेके वापस आते हैं, फिर जाते हैं, तो यानी वो गलत हो गया। तो उससे समय भी खराब हुआ, और पैसा 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 भी खराब हुआ। लेकिन वही अपन स्टेटमेंट तैयार करके पहले अपन ध्यान करते हैं, मैप देख लेते हैं, हाँ किस तरफ जाना है, वहां पे कैसे होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा, कैसा माहौल होगा, किस वे से जाना है अपन को, तो उससे सही होता है। तो अपन राइट डिसीजन ले सकते हैं। और व्यक्तिगत स्टेटमेंट लेने लिखना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को अपने ये क्या बनना है, तो उसके बारे में इसमें हम सोचते हैं, और उसकी उपलब्धियां क्या है, तो वो अगर व्यक्ति देगा तो व्यक्ति सफल रहता है। और जो व्यक्ति इसमें व्यक्तिगत स्टेटमेंट होता है, पारिवारिक स्टेटमेंट होता है, और संगठनात्मक होता है, इस तरह से अगर इसमें है, तो इसमें व्यक्ति को सबसे पहले अपने केंद्र पे काम करना पड़ता है। केंद्र में जिसमें उसके 4 पिलर होते हैं, जिसमें सुरक्षा है, मार्गदर्शन है, शक्ति और बुद्धि है। और हर व्यक्ति जो सर्कल के जो 4 पैराडाइम बता रखे हैं, उस चारों में कहीं एक छोर पे होता है। कोई व्यक्ति नीचे होता है, कोई बीच में होता है, कोई ऊपर होता है, लेकिन हर व्यक्ति कहीं न कहीं है। और जो व्यक्ति जितना ऊपर होगा वो उतना सफल होगा, और जो व्यक्ति कम है, मतलब सर्कल के पास में ही है, वो अनसक्सेसफुल है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट नहीं बनाया है। तो व्यक्ति अपनी कमी को निकाल के और वापस एनालाइज करके, जैसे एक तरह अपन कहते हैं संविधान, तो संविधान में ये है कि अपना संविधान बन चुका था, लेकिन थोड़े समय बाद उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसमें धारा जोड़ते जाते हैं, जिससे क्या है कि वो संविधान तो वही रहेंगे, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट हो गई और अच्छी चीज हो। तो ये इसलिए अंत को ध्यान में रख के अपन को चीज करना जरूरी है, ताकि अपना फ्यूचर चमत्कारी जो सर बता रहे थे परिवर्तन, वो चमत्कारी परिवर्तन तभी आएंगे जब अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा। वेरी नाइस राजेंद्र जी, थैंक यू। बहुत अच्छा राजेंद्र जी ने बताया, थैंक यू। जहां तक मैं समझा, अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करने का मतलब वो ये है कि हमें अपना एक मिशन स्टेटमेंट लिखना है अपनी लाइफ का। अगर हमें अभी ऐसा महसूस होता है कि अब तक हम नहीं लिख पाए, और हम अभी तक जो लाइफ, जैसे हम लाइफ की जो सिचुएशन आ रही थी वैसे वैसे हम बढ़ते गए, तो आज हमें समझ आई है इस बुक को पढ़ने के बाद, तो हम अपना मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि हम अपने आप को पहचाने, सेल्फ अवेयरनेस, कि मैं कौन हूँ, आज कहाँ हूँ, और मेरी योग्यता, मेरी प्रायोरिटी क्या है, और मेरी प्रोडक्टिविटी किस तरह से मैं इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल पाथ पे लेके जा सकता हूँ। उसके बाद में ये है कि मुझे क्या चाहिए, इनफैक्ट एक्चुअल में मैं लाइफ से क्या चाहता हूँ, व्हाट शुड बी माय एंड ऑफ माय लाइफ, मेरी लाइफ का जो एंड होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, वो मुझे एक मिशन स्टेटमेंट की तरह लिखना है। और लिखते हुए मुझे ये लिखना है कि अगर मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मैं कैसे उसको लिखूंगा और कैसे उसको अचीव करूंगा। दैट इज द मिशन स्टेटमेंट। बहुत अच्छा राजेंद्र जी आपने बताया, दैट्स ग्रेट। और ये मिशन स्टेटमेंट हम अलग अलग
लेवल पे लिख सकते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए लिख सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए लिख सकते हैं, अपने ऑफिस वर्क के लिए लिख सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखते हैं। मतलब जहां जहां पे आपको लगता है कि मुझे किसी काम को अंजाम देना है, वहां पे हम मिशन स्टेटमेंट के थ्रू अपनी चीज को पहले पूरा एनालाइज करके, पहले पूरा मिशन लिख के, उसके बाद उस पर एक्शन शुरू करते हैं, तो रिजल्ट जो है वो कई गुना बढ़ के आते हैं। थैंक यू राजेंद्र जी, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोस्तों अब चलते हैं, जब हमने प्रोडक्टिविटी को समझा और जब हमने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखा है, तो अब बात आती है कि किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, कैसे हम टाइम को मैनेज करेंगे, कैसे हम अपनी प्रायोरिटी को सेट करेंगे। तो उसके लिए इस बुक में बता रखा है कि पहले चीज को पहले रखें, हैबिट नंबर 3, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट के बेस पे ये हैबिट है, पहली चीज को पहले रखें। और हमारे बीच में रिद्धि जोएल मौजूद है, वो आके बताएंगे यहाँ पे कि ये किस तरह से काम करता है और क्या इन्होंने सीखा है इस बुक से, इस थर्ड हैबिट से। तो वेलकम रिद्धि जी ऑन द स्क्रीन। थैंक यू भैया। और जो मैंने सीखा है, पहले इस चैप्टर को मैंने 2 से 3 बार पढ़ा, तो मैंने कुछ नोट्स बनाया, उसी के आधार पर मैं यहाँ बताऊंगी कि जो बताया गया है कि तीसरी आदत पहली तथा दूसरी आदतों का व्यक्तिगत फल और व्यवहारिक परिणाम होता है। पहली आदत कहती है कि आप रचयिता हैं, आप जिम्मेदार हैं, जबकि दूसरी आदत कहती है कि काल्पनिक तस्वीर देखते हैं हम मस्तिष्क में। और तीसरी आदत कहती है कि पहली और दूसरी आदत का परिणाम है, इसे हर दिन हर पल करना चाहिए हमें। इसी प्रकार मैंने इसमें बताया गया है कि आत्मनिर्भर इच्छा, निर्णय लेने, विकल्प चुनने और उसके अनुरूप कार्य करने की योग्यता है हमारे में। यह खुद पर कार्य करने की बजाय कार्य करने की क्षमता है। यहाँ यह सोचना है कि जिन निर्णयों को हम रोज लेते हैं उन्हें किस तरह किया जाए। यह खुद से वादे करने और उन्हें पूरा करने की योग्यता है। हम कहते हैं उसी अनुसार हमें जीना चाहिए। जैसे हम अपने आप बारे में कहते हैं, उसी अनुसार हमें जीना भी चाहिए। अगर आप प्रभावकारी मैनेजर हैं, तो आपका अनुशासन भीतर से आता है। प्रभावकारी मैनेजर का अर्थ है कि पहली चीजों को पहले रचना, और लीडरशिप तय करती है कि पहली चीज क्या है। सफल व्यक्तियों में ऐसे काम करने की आदत होती है जिन्हें करना असफल व्यक्ति पसंद नहीं करते। पहली चीजों को पहले करने के लिए मन के भीतर से एक प्रबल हाँ होनी चाहिए। यदि आपके अंदर हाँ है, तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे। इसमें बताया कि टाइम मैनेजमेंट, यानी लोग जो होते हैं वो 4 प्रकार से अपने समय को स्पेंड करते हैं। तो 4 प्रकार से बताया कि अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें और उस पर अमल करें। तो ये कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी जो, इसमें अलग अलग पीढ़ियां बताई है। पहली जो पीढ़ी थी वो क्या करती थी कि नोट्स बनाती थी और कार्य सूची बनाती थी और उसके अनुसार अपना कार्य करते थे। दूसरी पीढ़ी कहती थी कि कैलेंडरों और अपडेट अपॉइंटमेंट के आधार पर अपना काम करती थी। और तीसरी पीढ़ी जो वर्तमान में है, जो वो कहती है टाइम मैनेजमेंट को दर्शाती है। जबकि चौथी पीढ़ी समय के प्रबंधन की बजाय खुद का प्रबंधन करना ज्यादा जोर देती कि भी खुद को आप अपने आप को बदलो, न कि टाइम को। आप अपने आप को बदलोगे तो चीजें अपने आप वर्कआउट होती चली जाएगी। चौथी पीढ़ी चीजों और समय पर ध्यान केंद्रित न करके संबंधों की रक्षा करने, उन्हें प्रगाढ़ बनाने और परिणाम हासिल करने पर ध्यान देती है। एक बहुत अच्छी लाइन है भी है जो मुझे भी बहुत पसंद है कि इसमें ना हमें खुद को, अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है और उन पर ध्यान केंद्रित करना है, और उसी के अनुसार आपको अपने परिणाम भी हासिल करने हैं। अपने आप को बदलोगे तभी आप आगे परिणाम हासिल कर पाओगे। मूलभूत रूप से हम 4 तरीकों से अपना समय व्यतीत करते हैं। पहला तरीका होता है कि अत्यंत आवश्यक या महत्वपूर्ण, यानी अर्जेंट काम यदि अभी करना है। जैसे कि अभी करने वाले कामों में आता है कि जैसे अचानक हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते फोन पर घंटी बज जाती है, तो हम उससे बात करना छोड़ के पहले फोन उठा लेते हैं। तो वो ये काम इन्हीं में आते हैं। संकट के समय किए जाने वाले कार्य भी इसी के अंदर आते हैं जो अर्जेंट होते हैं। समय सीमा वाले कार्य इसमें आते हैं, जैसे कि हमें एग्जाम देने जाना है तो हमें अर्जेंट अभी जाना है, वो टाइम हमारे निश्चित होता है। इसे ये सभी कार्य इसके अंदर आते हैं। और इन जो दूसरे होते हैं वे अत्यंत आवश्यक नहीं होते हैं। ये कॉर्डन सेकंड के काम होते हैं, वे आवश्यक नहीं होते हैं लेकिन वो हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो कार्य होते हैं वे अवसर को पकड़ने व चीजों को घटित करवाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। इसके लिए अधिक प्रोएक्टिव की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट पता हो कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है या हम अपने जीवन में क्या परिणाम चाहते हैं, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में अपना समय ज्यादा बिता सकते हैं। कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं तो ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में अपना समय बिता पाएंगे। ज्यादातर लोग 90% समय क्वाड्रेंट फर्स्ट में बिताते हैं, क्योंकि वे हमेशा हर काम को अर्जेंट बना लेते हैं, कामों को टालते रहते हैं। टालते टालते वो क्या होता है, काम अर्जेंट हो जाता है उनका, और उन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही अपना समय ज्यादा स्पेंड करते हैं।
और 10% लोग थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं। वो अपना उनके लिए वो कार्य महत्वपूर्ण भी नहीं होते तो भी वो उसी में काम करते रहते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट में रहने वाले लोग अक्सर तनाव में रहते हैं, थकान और संकट प्रबंधन जैसे परिणाम मिलते हैं। जो लोग क्वाड्रेंट थर्ड में होते हैं, जैसे फोन करना, राजनीतिक गतिविधियां, लोकप्रियता, ये सभी कार्य करते हुए भी सोचते हैं कि हम क्वाड्रेंट फर्स्ट के काम कर रहे हैं, जबकि होते वो क्वाड्रेंट थर्ड में है। यहाँ ये बताया गया है। और इसमें दूसरों की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने पर आधारित होती है। जैसे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के लोग होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, क्योंकि प्रभावकारी व्यक्ति जो होता है समस्या की मानसिकता वाले नहीं होते, वे अवसर की मानसिकता, जो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं वे अवसर की मानसिकता वाले होते हैं। उनके लिए वे सेकंड क्वाड्रेंट में रहकर अपने आप को पोषण देते रहते हैं। धीरे धीरे से बुक पढ़ना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को प्रभावकारी बनाना, ये सभी कार्य सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। वो अपना समय एक निश्चित कर लेते हैं कि हमें इस टाइम से, मान लो सप्ताह को डिसाइड कर लेते हैं और 1 घंटा जैसे हमें निकालना है, तो हम 1 घंटा, दिन का 1 घंटा निकालते हैं और उसी में हम उस चीज को करते हैं। जैसे हम में कोई भी क्वालिटी होती है तो हम उसको सीखते चले जाते हैं। आरी की धार तेज करना, यानी अपने आप को उसमें बहुत ही परफेक्ट बना लेना। तो ये अब वो उससे अपने गोल्स को आप पूरे कर पाओगे। और समय और विधियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय संबंध और परिणाम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसे लोग। वे अपने गोल्स को अधिक जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे अपने आप को बदलते हैं तो उनके गोल्स भी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। आप समस्या सुलझाने वाले और मददगार बनेंगे। 80% परिणाम 20% प्रतिशत कार्यों से मिलते हैं, यानी आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपको उसके 20% परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। क्वाड्रेंट सेकंड के कार्यों को करने के लिए आप समय थर्ड और फोर्थ में से निकालेंगे। जो आप अपना समय, जो महत्वपूर्ण नहीं है काम, उन कार्यों को यदि आप कर रहे हैं, फोन पे बैठे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, या आप बातें कर रहे हैं, जैसे लेडीज का होता है कि पड़ोस में जाके काफी देर तक बातें करती रहती है, वो अपने आप पर काम न करके इन चीजों में अपना समय देता है, तो वो समय आपको क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आकर अपना स्पेंड करना है। अच्छा अवसर सर्वश्रेष्ठ का शत्रु होता है। जब आप किसी कार्य के लिए नहीं कह पाते हैं तो समझ लीजिए आपके मन में कहीं ना कहीं हाँ होती है। हम हमारे पड़ोस में यदि कोई आ जाता है, हम बातें करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उसको ना कैसे कहें। यानी आप खुद भी अंदर से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उससे बैठ के बातें करें, तभी तो आप है ना उसको ना नहीं कह पाते। यानी वो कहते हैं, जहाँ उन्होंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए सबसे पहले आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा, खुद को ही डिसीजन लेने पड़ेंगे अपने। यदि आप कोई कार्य करवाना चाहते हो तो उसे किसी व्यस्त व्यक्ति को सौंपेंगे। व्यस्त व्यक्ति को सौंपेंगे तब वो काम अच्छे से और परफेक्टली कर पाएगा। आपके भीतर अपनी प्राथमिकताओं के प्रति प्रबल हाँ हो, तभी आप क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ के कार्यों में से अपना समय इसमें निकाल पाएंगे। सेकंड में प्रवेश करने के लिए हमें सिद्धांत केंद्रित होना चाहिए और खुद का प्रबंधन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। यहाँ पर इसमें बताया कि अपने संतुलन बताया है कि आप महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की उपेक्षा न करें, जैसे अपना स्वास्थ्य, अपना परिवार, व्यवसायिक तैयारी, व्यक्तिगत विकास, इन सभी को ध्यान रखते हुए आप सेकंड क्वाड्रेंट में अपना समय स्पेंड करें। यानी इन पर भी आपको ध्यान रखना है। आप लचीलापन होना चाहिए आपके काम में, और इसके लिए ये बताया कि भूमिकाएं बनाएं अपने, और अपने ना मिशन स्टेटमेंट बनाएं, और मतलब अपने संबद्ध प्रगाढ़ बनाएं। ये सभी चीजें इसमें दी हुई है। टाइम टेबल बनाना, अपने मिशन स्टेटमेंट को प्राप्त करना, और करने के लिए बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सप्ताह में दिन डिसाइड करना, उस दिन में 1 से 2 घंटे अपने लिए निकालना। ये सभी, जैसे हम एक एग्जांपल दूंगी भैया लास्ट में, कि अगर हम अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं तो हमें सप्ताह में ये डिसाइड करना होगा कि हम किस किस दिन हम एक्सरसाइज करेंगे, किस किस दिन हम वॉकिंग करेंगे, या कैसा हम खाना खाएंगे। जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो हमारा बिजनेस भी आगे की ओर ग्रो करता है। थैंक यू भैया। थैंक यू वेरी मच रिद्धि जी, बहुत अच्छी तरह से आपने नोट्स बना के और उसको एलोबरेट किया, दैट्स ग्रेट। हम लोग तो यहाँ पे समरी की बात कर रहे थे, आपने डिटेली किया पूरा चैप्टर, दैट्स ग्रेट। फ्रेंड्स, जो मैं समझा हूँ थर्ड हैबिट, आप पहली चीज को पहले रखें, सेट योर प्रायोरिटी। उसमें जो मुख्य तरीके से 4 तरीके से हम चीजों को टाइम को मैनेज करते हैं, और हम मोस्टली जो भी हम काम करते हैं उन 4 क्वाड्रेंट में हम अपने आप को, उन कामों को देख सकते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट। मोस्टली हम अपना मैक्सिमम समय जो होता है वो इसी क्वाड्रेंट में बिताते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग थोड़े से प्रेशर में फील करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि हमें तुरंत करनी होती है। कई बार मन होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो करनी होती है। लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है वो है क्वाड्रेंट 2, जहाँ पे होता है कि मोस्ट अर्जेंट, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट।
ये समय, ये काम अगर कोई व्यक्ति करना सीख जाता है अकॉर्डिंग टू ऑथर, कि ये काम कोई व्यक्ति पहचानना कि ये मेरे इस क्वाड्रेंट के काम है और मुझे समय रहते हुए डेली बेसिस पे इसको करना है, वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकता है। तीसरा होता है कि मोस्ट अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब काम तो बहुत अर्जेंट है लेकिन मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस चीजों को करने के लिए आप किसी और व्यक्ति को डेलीगेट कर सकते हैं काम, किसी और की हेल्प ले सकते हैं और इस तरीके से काम को। लेकिन ये सब चीजें आप कब कर पाएंगे, जब आप प्रोएक्टिविटी सीख चुके होंगे, प्रोएक्टिव नेचर के व्यक्ति बन चुके होंगे और अपने पास एक मिशन स्टेटमेंट होगा कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का। तभी आप इस टाइम मैनेजमेंट की क्वाड्रेंट को समझ पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि लोग पहले क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उसकी वजह से वो प्रेशर फील करते हैं और सीधा वो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं, जो कहता है ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। जैसे मूवी देखना, टाइम पास करना, गॉसिपिंग करना, ये ना तो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना ही अर्जेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें इन्वॉल्व इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट की कई बार समझ नहीं होती है, कई बार उन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेरे लिए क्या अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एट प्रेजेंट अर्जेंट नहीं है। अगर मैं उस काम को पहचान सकूं और उसको करूंगा तो मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूँ। तो थैंक यू रिद्धि मैम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल स्पीकर्स। अब दोस्तों, इस बुक में एक चीज बता रखी है कि अगर आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो आपको सबसे पहले स्व विजय यानी कि अपने आप पे विजय हासिल करनी होगी, व्यक्तिगत विजय। उसके लिए 3 हैबिट बता रखी थी जो हमने यहाँ पे सिमाली जी, रितु जी और रिद्धि जी की हेल्प से हमने आज को समझा है। अब इससे पहले कि हम फोर्थ हैबिट पे जाएं, एक्चुअली फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स हैबिट जो है वो हमें ये बताती है कि पब्लिक लेवल पे सार्वजनिक विजय हम कैसे हासिल करेंगे। जब हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं या जब हम अपने बिजनेस के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर जब भी पब्लिक के साथ होते हैं तो वहां पे कैसे हम लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, अच्छी प्रोडक्टिविटी हासिल कर पाएंगे। उसके लिए फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स हैबिट है। उन हैबिट को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि गिरीश जी आएंगे और थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि इंटरडिपेंडेंसी का सिद्धांत क्या कहता है अकॉर्डिंग टू ऑथर। यस सर। थैंक यू प्रवीण जी। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी की बात हो रही है, जो कि सार्वजनिक सार्वजनिक विजय जो जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम हमेशा से दो चीजों के बारे में पढ़ते आए हैं, एक डिपेंडेंसी और दूसरा इंडिपेंडेंस, राइट। कि एक तो डिपेंडेंट होता है पर्सन, यानी वो किसी के ऊपर निर्भर है, जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है वो अपने माता पिता पर निर्भर होता है, राइट, हर चीज के लिए। उसी तरीके से धीरे 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 जो लोग ग्रो करते हैं उसके बावजूद भी कई बार उनकी डिपेंडेंसी होती है कि कोई और उनके लिए कोई काम कर दे, राइट। जिसको आमतौर पर इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है, राइट। लेकिन इसके बाद का जो है स्टेप है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंसी को ही सर्वोच्च माना गया है। अभी तक की जो हमारी जो जर्नी रही है पढ़ाई की, उसके अंदर भी हमने पढ़ा है, और हमारा सोचना ये होता है कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, राइट। यानी कि जो जो काम है वो सब मुझे करने हैं, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, और जो सक्सेस है वो भी मेरी वजह से है, राइट। तो वो जो मैं वाली फीलिंग है दैट इज इंडिपेंडेंट। हाँ, डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छा होता है, डिपेंडेंसी से बहुत बढ़िया होता है, और आपकी सक्सेस, जीवन की सक्सेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी सर्वोच्च सक्सेस की, सर्वोच्च या कह सकते हैं अधिकतम सफलता की, कि आप एक बहुत बड़ा गोल, आप बहुत बड़ी ऊंचाई कब पा सकते हैं, राइट। तो वो तब पा सकते हैं जब आप जो प्रयास करते हैं उस प्रयास को और लोगों के साथ के प्रयासों के साथ में जब आप मिला लेते हैं, राइट। और तब जाकर के आपको एक जो सर्वोच्च सफलता मिलती है उसको इंटरडिपेंडेंसी कहा जाता है। और ये काम एक लीडर करता है जब वो टीम डेवलप करता है किसी भी फील्ड के अंदर, आप देखिए तो इंटरडिपेंडेंसी होती है। एक क्रिकेट का मैच है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं बहुत सारे, तो वो सब वैसे सभी इंडिपेंडेंट है, राइट। वो सभी कोई इंडिपेंडेंट बैटर होगा, कोई बॉलर होगा, कोई फील्डर होगा, लेकिन जब वो सबका जब सामूहिक प्रयास होगा तभी जाकर के टीम जीतती है। और उन सभी को सामूहिक तरीके से उसको इंटरडिपेंडेंसी को कंप्लीट करना, ये कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, राइट। कि इंटरडिपेंडेंसी को वो समझे और उसको लेकर के वो आगे बढ़े। इवन कई बार हमें लगता है कि हम जीवन में जहां पर भी हैं, अगर हम सक्सेसफुल हैं, तो हमें ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से है, राइट। कि मैंने अच्छी पढ़ाई करी, मैंने मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, राइट। तो हम सभी के अंदर ये मैं होता है कहीं छुपा हुआ। लेकिन अगर आप इसको महसूस करेंगे, जो कि मैंने भी कई बार किया है, आप अपनी जर्नी में पीछे लौट करके जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप जहाँ पर हैं
वहां तक पहुंचाने के लिए कहीं न कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद, राइट। थ्रू आउट योर बर्थ, आपके बचपन से लेकर के, आपके माता पिता से लेकर के, आपके गुरुजनों से लेकर के, आपके मित्रों से लेकर के, आपके सहपर, आपके कलीग्स, आपके साथ में रहने वाले, इवन मैं तो यहाँ तक भी महसूस करता हूँ कि जब मुझे कहीं जाना होता है, और जाना होता है तो मैं जर्नी मुझे अगर करनी है 200 किलोमीटर, 300 400 किलोमीटर जा करके आना है, तो आप सोचिए किसी ने ट्रेन बनाई, राइट, कोई उसकी टिकट्स दे रहा है, कोई उसको चला करके मुझे वहां पर लेकर के जा रहा है, और फिर से मुझे वहां से उठा करके लेकर के आ रहा है। तो आपको क्या लगता है मेरे काम के अंदर उसकी कोई योगदान है या नहीं है? 100% है। तो इसको क्या बोला जाता है, मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रहा हूँ कि इसको बोला जाता है इंटरडिपेंडेंसी। अगर आप जीवन में इस चीज को समझ गए कि हम सभी लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और हम सभी लोग एक दूसरे की डिपेंडेंसी को कंप्लीट करते हैं अपनी काबिलियत के साथ में, देन हम लोग एक बहुत बड़ा सक्सेस जीवन में हासिल कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ी लीडरशिप को हम हमारे अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमें, इसीलिए, लेकिन हाँ, इसमें लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि इंटरडिपेंडेंसी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप इंडिपेंडेंट नहीं बने, राइट। तो इंडिपेंडेंट इज द बिगिनिंग, बट आपको जाना चाहिए इंटरडिपेंडेंसी की तरफ। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस गिरीश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया और डिफरेंशिएट भी किया, उसको किस तरीके से हमको समझना है। मैं जहां तक समझा हूँ, इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि जब तक आप खुद के साथ बड़ी सफलता की कीमत नहीं चुका लेते, तब तक आप दूसरों के साथ मिलकर सफल नहीं हो सकते, राइट। और उसके लिए हमें दूसरों के साथ संबंध विकसित करने होते हैं इंटरडिपेंडेंसी का रियल फ्रूट एंजॉय करने के लिए। और उन संबंध विकसित करने के लिए इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट, भावनात्मक बैंक अकाउंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए इस बुक में ऑथर ने 6 डिपॉजिट्स बता रखे हैं कि कैसे आप लोगों के साथ व्यवहार करते समय 6 डिपॉजिट्स उस बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले आप व्यक्ति को समझने की कोशिश करें, समझें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, वायदे पूरे करें, अपेक्षाओं को स्पष्ट करें कि आप उस रिश्ते में क्या चाहते हैं, उस डील में आप क्या चाहते हैं। देन व्यक्तिगत अखंडता को दर्शाएं, मतलब एक पर्सनल इंटीग्रिटी जो होती है वो आपकी तरफ से होनी चाहिए। और अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि मैं डिपॉजिट करने की जगह विड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे दिल से माफी मांगनी, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है। जब हम इन 6 एरियाज के अंदर काम करते हैं और जब अपनी डिपॉजिट्स को डेवलप करते हैं, तो हम रियल में इंटरडिपेंडेंसी के फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गिरीश जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस बेस को बताया कि किस तरीके से हम अगली हैबिट पे जाएंगे, तो कैसे पब्लिक विक्ट्री के अंदर हमको ये सब चीजें काम आएंगी। तो दोस्तों चलते हैं 4th हैबिट की तरफ, जो कि हमें इंटरडिपेंडेंसी का सबसे बड़ा फ्रूट को है विन विन को बताने में मदद करती है, विन विन को हासिल करने में हेल्प करती है। 4थी हैबिट है हमेशा जीत या जीत को चुने, विन विन को चुने। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में अविनाश जी है। अविनाश जी प्लीज वेलकम। आप थोड़ा सा बताएंगे कि विन विन हैबिट का क्या मतलब है और आपने इससे क्या सीखा है। यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और जैसे कि अभी बात करें हम लोग विन विन सिचुएशंस की या विन विन हैबिट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जहां पर अभी जस्ट मेरे पहले जो भी हमारे मतलब साथी थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और उसके अंदर जो बहुत अच्छी चीज है, जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विन विन सिचुएशन की, तो उसके अंदर सबसे पहला रोल आता है इफेक्टिव लीडरशिप की। क्योंकि इफेक्टिव जो लीडरशिप है उसकी सबसे बड़ी सोच है, इफेक्टिव या बहुत अच्छी सोच क्या होती है, विन विन सिचुएशन की। और ये इफेक्टिव लीडरशिप कब आती है? जब आपकी फीलिंग्स आती है आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता, जब आप चेंज होते हो इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ, तब जाके वो लीडरशिप क्वालिटी आती है। और जब लीडरशिप क्वालिटी आएगी, तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि हम कैसे विन विन सिचुएशन को क्रिएट करें। लेकिन जब हम लोग विन विन सिचुएशंस की बात करते हैं, तो नॉर्मली हमारे एज ए ह्यूमन बिहेवियर, हमारे अंदर बहुत सारे माइंडसेट चलते हैं। हमारे अंदर छह तरह के पैराडाइम्स होते हैं, जिनको हमें समझने की जरूरत है कि वास्तव में विन विन सिचुएशन होती क्या और हमारी लाइफ के अंदर ये कितना बड़ा जो रोल है वो प्ले करती है। जिसमें हम लोग समझते हैं सबसे पहली बात कि विन विन सिचुएशन का मतलब, अगर मैं सिंपल बोलूंगा तो यही बोलूंगा, म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब यहाँ पर एक ही चीज है कि सब कुछ सबका, सिर्फ मेरा नहीं। जब विन विन सिचुएशन की बात करते हैं, मतलब जो भी चीज होगी वो हम सभी की होगी। जहां पर जो हमारी फीलिंग्स आती है वो आती है कि जो भी बेनिफिट होगा
जो भी सपोर्ट होगा वो सब मिलकर एज ए यूनिटी हम सबको जो मिलाकर हम लोग बात करते हैं वो सब हमारी होती है विन विन सिचुएशन में। मतलब जहां पर फीलिंग क्या आती है कि सामने वाला जब हम लोग एज ए यूनिटी काम कर रहे हैं तो मेरे साथी की विन है, अगर वो उसकी सोच है जीतने की तो कहीं की उसके साथ मेरी सोच भी है जीतने की, मतलब हम मिलके जीतेंगे, मिलकर उस बेनिफिट का फ्रूट इंजॉय करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे विन विन सिचुएशन। और जब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें सिर्फ हम लोग विन विन सिचुएशन की बात नहीं करते हैं, वहां पर बहुत सारी सिचुएशन आती है जहां पर लोग हमेशा सोचते हैं कि नहीं विन विन नहीं, विन लूज, मैं जीतूंगा, मेरे को जीतना है, भले दूसरा हार जाए तो कोई बात नहीं। ये एक हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। और वही चीज हमको समझनी है कि जब विन लूज की बात आती है, एक व्यक्ति जीतने की बात करता है, एक व्यक्ति को हराने के लिए, भले हम कंपनीज में देखें या आज की ओरा की बात करें तो वहां पर ये बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि एक व्यक्ति को जीतना है तो वहां पर क्या होता है एक व्यक्ति को हारना पड़ता है। तो ये बिहेवियर भी हमें सोचना है कि क्या विन विन के साथ एक विन लूज का बिहेवियर हमें रखना चाहिए, वो मैं लास्ट में भी आपको बताऊंगा। और सही बात बोलूं तो इस बुक को मैं जो बता रहा हूँ वो शायद 5 से 10 मिनट में मैं नहीं बता पाऊंगा, अगर आप इस बुक को रीड करोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बिकॉज मैंने इसको प्रैक्टिकली जब मैं सोचता हूँ या मैंने पढ़ा है कि यार मेरी प्रेजेंट लाइफ के अंदर मेरे ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है उसमें भी अगर मैं अप्लाई करूँ तो काफी बेनिफिट इससे मिलने वाला है। देन अगर मैं बात करूं थर्ड जो हैबिट की बात करूं मैं यहाँ मतलब थर्ड जो बिहेवियर की बात करूं वो है लूज विन, जहां पर व्यक्ति क्या करता है सरेंडर कर देता है कि मेरी इच्छा सबसे बाद में है, आपकी इच्छा है सबसे पहले। और वहां पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग विन और लूज की बात करें या फिर लूज और या फिर हम लोग लूज और विन की बात करें, मतलब पहले जीते जीत हार या फिर हार जीत, दोनों ही हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग देती है। क्यों? क्योंकि एक जगह आप क्या कर रहे हैं, आप अपना प्री डोमिनेंट रख रहे हैं कि बस मुझे जीतना है और मुझे किसी को हराना है, और एक जगह आप क्या कह रहे हैं मैं मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखे, मैं क्या कह रहा हूं मेरी खुशी सबसे लास्ट में और बाकी लोगों की सबसे खुशी जो है सबसे पहले। तो वो हमारे को यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। देन उसके बाद अगर मैं एक और ह्यूमन बिहेवियर की बात करूं तो वो होता है लूज लूज। और लूज लूज की कंडीशन कब आती है? जब दो व्यक्ति अपने एंगरनेस के अंदर आके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां पर कोई नहीं जीतता है। यानी कि हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम ये बोलते हैं ना तो मुझे फायदा होना चाहिए ना सामने वाले को होना चाहिए, ना मैं जीतूंगा ना मैं किसी को जीतने दूंगा। और जब ऐसी फीलिंग जब आती है तो वहां पर भी विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। एक सिचुएशन आती है जहां हम लोग बोलते हैं विन, मुझे सिर्फ जीतना है, हम लोग हमारी लैंग्वेज बोलते हैं ये न के न प्रकारेण, मुझे जीतना है, भले वो मेरे लिए मेरा जो रोड मैप है वो सही हो या गलत हो। और एक चीज आती है या तो विन विन या नो डील, या तो हम सब मिलके जीतेंगे या फिर हमें ऐसी डील ही नहीं करना है जिसमें हमें हमें हमारे वहां पे जहां पर कॉमन सक्सेस नहीं होती है। और ये सब चीजें कब आती है? जब आपका रिलेशन जो है बहुत स्ट्रांग होता है, जब आपका जो फेथ होता है, जब आपका कम्युनिकेशन होता है, जब बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये जब छह हम लोग हमारे ह्यूमन बिहेवियर की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि इन सब में विन विन ही क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग आज के ओरा में रह रहे हैं तो वहां विन विन वाली जब बात करते हैं ना तो लोगों को इमेजिनरी लगता है कि ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि मैं भी जीत जाऊं आप भी जीत जाओ। लेकिन जब इस मेंटेलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली म्यूचुअल बेनिफिट होता है और हम किसी बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम उस बड़े गोल को हम लोग जो अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगा, ये जो भी सिचुएशंस है वो डिपेंड करती है आप किस सिचुएशंस में है, जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग डील कर सकते हैं। लेकिन यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर कि सिचुएशंस में जब हम लोग बोलते हैं ना हार जीत की बात, तो कहीं कहीं भी हम लोग ये भी बोलते हैं कि जहां हमारी हार होती है ना वहीं हम लोग जीतते हैं। और इसके लिए बहुत जगह हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है। और हम लोग क्या सिखाते हैं, बहस से बच्चों, वहां पर हार के भी आप जीत जाते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है विन विन सिचुएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फोकस रखना। और वहीं पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें म्यूचुअल बेनिफिट्स हम लोग, क्योंकि अकेला व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक आगे नहीं जा सकता है। अगर हमें लंबा चलना है, लंबे गोल अचीव करने, या फिर वास्तव में हम लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट चाहिए, तो विन विन सिचुएशन के साथ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लगे आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग हमारे गोल को, हमारे टारगेट को, हमारी जो फ्यूचर की जो बेटर लाइफ है उसको हम लोग इंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू वेरी मच अविनाश जी, बहुत ही बढ़िया आपने बताया, थैंक्स, दैट्स ग्रेट। और जहां तक हम समझे कि इस विन विन को
प्राप्त करने के लिए हमें अपने चरित्र पे, अपने संबंधों पे, अपने अनुबंध पे, अपने सिस्टम पे और अपने प्रोसेसेस पे ध्यान रखना होता है। हम परवाह और साहस यानी कि करेज और कंसिडरेशन दोनों को साथ लेके जब चलते हैं तब हम उस विन विन को अचीव कर पाते हैं। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा बताया कि 6 तरह के जो आयाम होते हैं उस रिलेशनशिप के, उसमें सबसे बेस्ट है वो है विन विन, यानी कि हम भी जीते, तुम भी जीते, हम दोनों मिलके जीते। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जब हम ये सीख चुके होते हैं कि हमारा नेचर जो है विन विन का होता है, तो फिर हम एक और 5वीं हैबिट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि पहले समझें फिर समझाने की कोशिश करें। राइट, तो ये इसके लिए मैं चाहूंगा डायरेक्टली हम लोग विपुल के पास चलेंगे और विपुल जी आप बताएंगे कि इस 5th हैबिट से आपने क्या सीखा, क्या समझा। प्लीज वेलकम विपुल ऑन द स्क्रीन। यस बिल्कुल, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और ये जो 5th हैबिट है, पहले समझे जाने की कोशिश करें और फिर समझे। तो इसमें जो ऑथर ने एक एग्जांपल बताया, और टू बी प्रैक्टिकल जब ये एग्जांपल मैंने पढ़ा तो हमने इस चीज को नोटिस भी किया। और इस बदलते एरा में जो हम चीज देखें तो इसमें इन्होंने एक एग्जांपल बताया कि जैसे कोई व्यक्ति जिसको आई में प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्लियर विजन नहीं है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने सीधा उनका वो चश्मा हटाया और ये बोला कि ये चश्मा, आप ये मेरा वाला चश्मा लगा लीजिए, मैं 10 साल से लगा रहा हूँ और इससे विजन बहुत अच्छा है। उसने लगाया, उसको दिखा नहीं प्रॉपर। उसने कहा आप देखने की कोशिश करें, तो बोले नहीं मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये एग्जाम्पल को ऑथर ने बताया तो उससे फिर भी उसको दिखा ही नहीं। तो लास्ट में वो परेशान हो गया, उसको दिखा ही नहीं। तो यहाँ गलती क्या हुई कि डॉक्टर ने उसको उसके नंबर चेक नहीं किया और डायरेक्ट दूसरा स्पेक्स उठा के पहना दिया। तो सेम वही चीज हम डे टू डे लाइफ में करती है। किसी ने बोला कि मेरे को वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया आप गट रीसेट कर दो। अरे भाई, आप उनको समझो कि उसको वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। या तो वो खाता है, या इमोशनली डिस्टर्ब है, या फिर उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है। तो ये कि हमें पहले उनको प्रॉपर सुनना है। एक्चुअली क्या, हम एडवाइस पहले दे देते हैं। और हमेशा हमारे मेडिकल फील्ड में हूँ, तो मेडिकल फील्ड में भी ये माना जाता है कि टैबलेट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज की बीमारी की दवा देना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि दवा के तो बहुत सारे ऑप्शन है। एक फार्मासिस्ट या एक मैं एज ए नर्सिंग पर्सन हूँ, मुझे भी पता है कि इस दवा के क्या साइड इफेक्ट है और क्या दे सकते हैं। लेकिन उसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हम जो जो दवा दे रहे हैं क्या पर्टिकुलर वही उसी के लिए है ना। जैसे एक एग्जांपल बात करें, किसी को बीपी हाई रहता है, अब उसका बीपी हाई स्ट्रेस की वजह से रहता है और आपने बीपी की दवा दे दी, तो व्हाट शुड बी करेक्ट, उसका बीपी करेक्ट थोड़ी हुआ, है ना, उसका स्ट्रेस करेक्ट नहीं हुआ, उस वो तो बीपी के ऊपर काम कर रही है वो दवा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको पहले जिस व्यक्ति को है उसको समझना है। जैसे उसमें एक ऑथर ने एक एग्जांपल और दिया कि एक बच्चे ने आके अपने पेरेंट्स को कहा कि मम्मी मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो पेरेंट्स ने डायरेक्ट, उसकी मदर ने ये बोला कि तुम्हें पता है हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं? कि हम तुम्हारी स्कूल के लिए पैसा इकट्ठा किया, तुम स्कूल जाओगे तो ये बनोगे, फ्यूचर ऐसा होगा। लेकिन बच्चे को उस सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। पहले ये समझना है कि बच्चे को स्कूल में क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये यहाँ पे एक चीज और आती है कि हमें जब भी सामने वाले से उनको जाने या हम समझे, तो पहले उनसे राइट क्वेश्चन आस्क करने हैं। उन राइट क्वेश्चंस के ऊपर जब और क्वेश्चन आस्क करोगे, जो हमने एक बुक में और पढ़ा था सवाली जवाब में, कि अच्छा और कैसे होता है, अच्छा आपको ये कैसे होता है आप बताओ, तब हमें पता पड़ेगा कि रियल प्रॉब्लम क्या है ना। तब जाके हम उस चीज को करेक्ट कर पाएंगे। और ये एक ऐसा ही एक पेशेंट में मैंने सीखा था। मैंने एक पेशेंट की हिस्ट्री ली, तो जब डॉक्टर आया तो उसने जो हिस्ट्री ली ने, तब मुझे पता पड़ा कि इसको तो ऑलरेडी कोई और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। कि पहले समझना है सामने वाले व्यक्ति का क्या सॉल्यूशन, उसको क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको सॉल्यूशन देना है। तो क्या होगा, वो तुरंत हमारा सॉल्यूशन पिकअप करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया। कई बार क्या होता है कि हम जैसे किसी को सुन रहे होते हैं तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसे ही लगता था, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं। उनको बहुत ध्यान से सुनना है कि आप उनकी जगह होते तो व्हाट शुड बी फील। तो पहले उनकी बात पूरी ध्यान से सुननी है, उसके बाद हमें उनसे बात करनी कि अच्छा और आगे कैसे हुआ था। क्योंकि ऑथर ने ये बताया कि कई बार व्यक्ति इतना रूड बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि करंट सिचुएशन से इतना परेशान हो, तो वो आपकी बात एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उसका इमोशनल टैंक भरेंगे, ऐसा बताया, तो वो आपकी बातों को तुरंत मान लेगा और आपकी सॉल्यूशन को एक्सेप्ट भी करेगा। ये बहुत राइट थिंग बताया। इसमें एक एग्जांपल और उन्होंने बताया था
कि किसी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर का एक बहुत बड़ा सौदा था, वो बहुत टाइम से सौदा चल रहा था और वो सौदा हो ही नहीं रहा था उनकी डील। और जब उस ब्रोकर ने क्या किया कि जो व्यक्ति था सामने वाला जो सौदा कर रहा था उसको अपनी जगह रखा और सोचना स्टार्ट किया और उससे इस तरीके से बात करी कि आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो आपको लगता है कि ठीक है, सही है, आपके हिसाब से है, तो आप मेरी इस डील को एक्सेप्ट करिए, वरना छोड़ दीजिए। और फिर जो उन दोनों के अंदर बीच के जो खुल के कम्युनिकेशन हुआ, तो फिर उस व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने हुआ कि आपकी डील ये फाइनल क्लोज होगी, और उस दिन वो डील क्लोज हो गई। तो इसीलिए हमें इस हैबिट के अंदर मैंने जो सीखा कि पहले समझना है और उसके बाद उनको समझे जाने की कोशिश करें। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सीधे तरीके से जो आप प्रैक्टिकल लाइफ है उसके थ्रू आपने एग्जांपल के साथ ये चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों ये फिफ्थ हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने बहुत अच्छी तरह से एम्फेथेटिक लिसनिंग जो है उसको प्रमोट किया कि हम जीवन में बोलना, पढ़ना, देखना सीख लेते हैं लेकिन सुनना कभी नहीं सीख पाते। तो ये सुनना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सुनेंगे सही तरीके से लोगों को तो ही लोगों को समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच विपुल जी। एंड दोस्तों अब हम क्विकली, क्योंकि टाइम भी अपनी बहुत फास्ट चल रहा है, तो हम चलते हैं सीधे सिक्स हैबिट पे। और सिक्स हैबिट है सिनर्जी का प्रयोग करें। तो सिनर्जी क्या होता है और कैसे सिनर्जी डेवलप की जाती है, उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा निर्मल जैन, जो कि है वो बताएंगे सिनर्जी सिक्स हैबिट। तो प्लीज वेलकम निर्मल जी ऑन द स्क्रीन। यस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड माई सेल्फ निर्मल जैन। और ये जो गिरिज जी ने जो बताया, इंटर इंट्रा डिपेंडेंसी जो बताई, जो फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ और सिक्स हैबिट जो है वो एक्चुअली विन विन सिचुएशन को अगर हमको जैसे अविनाश जी ने बताया वो चाहिए, तो सिनर्जी में काम करना, सिनर्जाइज जो है वो हैबिट क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका क्या मीनिंग है। तो से ऑथर ने सिंपली ऐसा बोला है कि सिनर्जी का मतलब है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब एक एक करके अकेला अकेला कुछ काम करने से अच्छा है कि अगर हम मिलकर किसी काम पे, किसी प्रोजेक्ट पे अगर लगते हैं, और तो उसमें क्या होता है कि हमको जो हमारी थॉट के अलावा बहुत सारे थॉट मिलते हैं और उस काम का एक बेस्ट जो आउटपुट है वो निकल के आता है। और इस चैप्टर का नाम भी ये है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव कॉपरेशन, मतलब कॉपरेशन में कैसे हम उस किसी काम को किया जाए। और 1+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 और मोर, मतलब वो हमेशा ज्यादा ही आउटपुट देता है। और सिनर्जी में जब काम करते हैं तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल के साथ ऑथर ने समझाया है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को देखने का हमारा नजरिया होता है, लेकिन सामने वाले का जो नजरिया होता है, ऐसा नहीं है कि हमारा नजरिया वो सही है और सामने वाले का रॉन्ग है, वो एक्चुअली अदर पर्सपेक्टिव से देख रहा है। राइट, जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया ऑथर ने कि किसी जैसे लाइनें हैं, ब्लैक लाइन्स हैं, तो अगर हम देख रहे हैं कि वो ब्लैक लाइन्स है, लेकिन सामने वाला देख रहा है कि वो उसके बीच में व्हाइट लाइन्स है, उसको व्हाइट लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक लाइन है हम देख रहे हैं वो सही है और सामने जो व्हाइट लाइन देख रहा है वो गलत है। वो उसका अदर उसका देखने का तरीका है। तो इस तरह से जब हम मिलके काम करते हैं, तो इसमें ऑथर ने, मैं आपको एक ग्राफ बताया है, मैं आपको शेयर करता हूँ, ये वाला। राइट, इसमें लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बताया है कि जो साथ में मिलके जब सिनर्जी में जब काम करते हैं, जो अविनाश जी ने जो बताया, विन विन सिचुएशन जब अपने को हासिल करनी होती है इसमें, तो जब ट्रस्ट कम होता है तो कॉपरेशन कम होता है, उस टाइम पे विन लूज या लूज विन की बात होती है। और हम लोग एक दूसरे की बात को जैसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब ट्रस्ट बढ़ता है तो हमारा कॉपरेशन बढ़ता है, और बीच में मिडल में जैसे ऐसी स्थिति आती है कि जो ट्रस्ट लेवल होता है तो रेस्पेक्ट होता है, तो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है, लेकिन जब ट्रस्ट लेवल हाई होता है तो हमारा कॉपरेशन भी साथ में मिलके काम करते हैं उसमें हाई होता है, और विन विन सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है। तो उसको सिनर्जी एक्चुअली हैबिट जो है उसका बोला गया है। तो ये ग्राफ के थ्रू ऑथर ने समझा है इसमें। और इसमें एग्जाम्पल दिया ऑथर ने, एक हस्बैंड वाइफ का भी एग्जाम्पल दिया, सिनर्जी इन द क्लासरूम का भी एग्जाम्पल दिया, बिजनेस के अंदर कैसे सिनर्जी करना है वो भी एग्जाम्पल दिया। और एक चीज और बताया ऑथर ने कि कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है बिजनेस वगैरह में भी या कहीं पे भी कि हम कोर्ट तक जाने का सिचुएशन आता है। तो ऑथर ने बोला कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कई लीगल इश्यू हो तो वहां भी जाना चाहिए, लेकिन वो एक लास्ट हथियार है। अगर हम मिलके उस चीज पे अगर काम करें और अगर एक दूसरे का पर्सपेक्टिव को समझे, जैसे विपुल जी ने बताया कि सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, राइट, मतलब सामने वाले को पहले अपन समझे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, तो उस चीज को हम बेटर तरीके से
उसको सॉल्व कर सकते हैं और एक बेटर आउटपुट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो जब इसमें कुछ वो भी दिए हैं ऑथर ने कि आप अपने वर्क लाइफ में या अपने नॉन रूटीन लाइफ में कैसे आप उस चीज को एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। और इस तरह से जब हम सिनर्जी में काम करते हैं और जब साथ में मिलके काम करते हैं तो बहुत सारे थॉट मिलते हैं, अलग अलग आइडियाज आते हैं, और वो एक उसका आउटपुट जो होता है वो बहुत एक टीम वर्क की भावना वहाँ पे होती है, और कोऑपरेशन में सब लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ डेफिनेटली अप्लाई होती है। और यहाँ मैं एक यूनिक बात ये कहना चाहूँगी इस बुक के बारे में। ये बुक बहुत ही क्लासिक बुक है, और इस बुक का काफी टाइम से है मेरे पास, मैंने पहले भी पढ़ा था इस बुक को। और मैं जब मेरा बेटा है 5th क्लास में, उसका स्कूल में प्रोग्राम था, उसमें गया था। तो वहां पे उसके स्कूल में उन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया इस बुक के ऊपर, मतलब 7 हैबिट्स के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, और वो बच्चों के अंदर वो प्रोग्राम के थ्रू ये 7 हैबिट्स वो चीज वहाँ सिखा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज अपन यहाँ पे अपन उस चीज को सीख रहे हैं। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू निर्मल जी, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया। और मैं जो समझा हूँ सिनर्जी का प्रयोग वो है कि हर इंडिविजुअल के अंदर सिनर्जी, पहले वो अपनी खुद की सिनर्जी को महसूस करता है। आप देखिए, जब भी हम किसी काम में मगन होते हैं, हमारे अंदर दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। जब हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, तो हमारा दिल और दिमाग जब एक साथ काम करता है तो उस काम को करने की हमारी एनर्जी अलग होती है, राइट। वो जब अंदर की सिनर्जी को हम महसूस करते हैं, उसके बाद जब हम आउटसाइड वर्ल्ड में सिनर्जी को फील करते हैं, तो हम बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट लेके आ सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखिए नेचर को, पूरी जो नेचर है, पूरा जो होल यूनिवर्स जो है, प्रकृति है, वो पूरी सिनर्जी के सिद्धांत पे काम करती है। आप किसी जंगल में देखेंगे तो मछली अगर अच्छे से तैरती है तो बंदर पेड़ पे चढ़ता है, राइट। आप अगर उसको एक्सपेक्ट करें, वो सब इकोसिस्टम जो बना हुआ है पूरा, वो सिनर्जी के सिद्धांत पे बना हुआ है। हमारा जो परिवार है वो सिनर्जी की वजह से बना हुआ है। हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे का सिनर्जिक होते हैं तो फैमिली आगे बढ़ती है। सिनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल हैं। अपने रूटीन में जब हम सिनर्जी को समझने लग जाते हैं और जब सिनर्जी को पहचानने लग जाते हैं, तब जाके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत मल्टीफोल्ड होके हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने एक बात लिखी है कि चौथी हैबिट जो है उसका उद्देश्य, यानी कि विन विन का उद्देश्य लेके, पांचवी हैबिट की योग्यता, यानी कि दूसरों को समझे जाने की योग्यता अपने अंदर डेवलप करते हैं। और छठी हैबिट जो कि अभी हमने डिस्कस किया, सिनर्जी का प्रयोग करें, इसको अगर हम व्यवहार में लाते हैं तो जो हमारे रिजल्ट है वो बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं, राइट। तो यही पब्लिक विक्ट्री के सिद्धांत है। अब मैं आपको एक खास बात बताऊं दोस्तों कि इससे पहले कि हम 7th हैबिट पे जाएं, ऑलरेडी समय बहुत हो चुका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना, ये बुक जो पहली बार इंग्लिश में लिखी गई थी तब 1989 में लिखी गई थी। 2005 में इसका पहला एडिशन हिंदी में लॉन्च हुआ, और आज हम 2025 के अंदर इस बुक को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ कब संभव है, इतना समय इस बुक ने निकाला, फिर भी आज हमें लगता है कि आज भी इतनी प्रासंगिक है। इसी तरीके से हम किसी सिद्धांत को सीखते हैं तो हमारे जीवन में वो उतना ही प्रासंगिक होता है जितना कि हम उसको रेगुलर बेसिस पे रिन्यू करते रहते हैं, अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो 7th हैबिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हमेशा रिन्यू करते रहें, अपनी शार्पन द शो यानी कि आरी की धार को तेज करें। तो प्लीज वेलकम उपदेश जी ऑन द स्क्रीन। वो अपनी ओवरव्यू बताएंगे 7th हैबिट के बारे में। प्लीज वेलकम सर। So once again, namaste everyone and a very good evening. Really, it's an absolute pleasure to be here on this panel discussing ये जो स्टीफन कवी की, it is actually मेरी तरफ से तो ये, मैं इसको टाइमलेस वर्क बोलता हूँ। जैसा कि प्रवीण जी ने अभी शेयर किया कि 1989 में जब मैं 12वीं पास करी थी तब ये बुक लिखी गई थी, और 2005 में ये एडिशन आया, और आज हम 2025 में भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सो इसमें एक फाउंडेशनल हैबिट जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज हैबिट नंबर 7, विच इज कॉल्ड शार्पन द सॉ। तो फ्रेंड्स जस्ट इमेजिन करिए एक वुड कटर है, राइट। अब वो पूरे दिन भर पेड़ काट रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन पेड़ कट नहीं रहे। कट तो रहे हैं लेकिन जल्दी नहीं कट रहे। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो आरी है उसकी धार तेज नहीं। अब उसको एक ब्रेक चाहिए, उसको थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए और उसको अपनी आरी की धार को तेज करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो इस अर्जेंसी में क्या कह सकता है कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे को तो बहुत सारे पेड़ काटने हैं, तो मेरे को अपनी आरी को तेज करने का, अपनी धार तेज करने का कोई मेरे पास में टाइम नहीं है। अब सोचिए, क्या यही हमारी लाइफ में नहीं हो रहा? हमारी लाइफ में भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने करियर में,
अपने रिश्तों में लगातार काम करते रहे, वी कीप पुशिंग आवरसेल्व्स, ऑफन एग्जॉस्टेड फील करने लग जाते हैं, ड्रेन फील करने लग जाते हैं, इवन बर्नड आउट हो जाते हैं, लेकिन हम रुकते नहीं। और क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम रुके तो दिस मीन्स कि हम पीछे रह जाएंगे किसी एक रेस में। लेकिन स्टीफन का भी हमें रिमाइंड करते हैं कि अगर हमारे को इफेक्टिव, बुक का टाइटल ही वो है, अगर हमारे को इफेक्टिव रहना है तो हमको कंटिन्यूअसली अपने आप को रिन्यू करते रहना पड़ेगा। रिन्यू को हिंदी एडिशन जैसा प्रवीण जी बताया उसमें नवीनीकरण या कुछ ऐसा वर्ड यूज किया गया होगा। सो हैबिट 7 इज अबाउट रिन्यूअल अक्रॉस 4 फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ आवर लाइव्स। अब ये जो फंडामेंटल डायमेंशन है कोई सेपरेट साइलोज में नहीं, दीज आर ऑल इंटरकनेक्ट। ये हमारे जो होल ह्यूमन बीइंग जिसको हम बोलते हैं अपने आप को, वो उसका एक होल का वो है, इसको होल बनाता है, इन्फ्लुएंसिंग, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है ईच अदर। अब ये 4 डायमेंशंस हैं क्या? तो सबसे पहली डायमेंशन है द फिजिकल डायमेंशन, शारीरिक आयाम। नाउ दिस फिजिकल डायमेंशन इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी विच इज ट्रूली आवर ग्रेटेस्ट एसेट। हमको यहाँ पर एक सवाल अपने आप से पूछना है, और इनफैक्ट एक नहीं, मैं तो कहूंगा EARN, अर्न। तो एक अच्छी हेल्थ अर्न करी जाती है तो 4 सवाल अपने आप से करिए। आर वी ईटिंग हेल्थ? क्या हम प्रॉपर रेस्ट और नींद ले रहे हैं? आर वी एंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज? सो इन आवर फास्ट पेस्ड लाइव्स, यू नो, द फर्स्ट थिंग वी ऑफन सेक्रीफाइस इज आवर फिजिकल वेलबींग। मील स्किप करते हैं, रात रात भर काम करते हैं कि अच्छा आज तो पूरी रात काम करना है, उसमें हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी निगलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि रात को अगर हम लेट तक जगे हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर हमको लगता है कि रेस्ट ज्यादा जरूरी है। और लेकिन अब आप बताइए, अगर बॉडी हमारी सपोर्ट नहीं करेगी तो क्या हमारा इफेक्टिव रह पाएंगे किसी भी और चीज में? सो हमारे को अपनी एनर्जी मेंटेन रखने के लिए, अपनी वाइटैलिटी मेंटेन करने के लिए फिजिकल रिन्यूअल बहुत एसेंशियल। सेकेंड डायमेंशन है फ्रेंड्स, मेंटल डायमेंशन। ये जो हम पैनल डिस्कशन कर रहे हैं ये उस मानसिक आयाम का पार्ट। दिस इज अबाउट शार्पनिंग आवर माइंड्स, एक्सपेंडिंग आवर नॉलेज एंड नर्चरिंग आवर इंटेलेक्ट, बुद्धि का विकास। सो इसके लिए आर वी रीडिंग? यस, हम पढ़ रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आर वी लर्निंग न्यू स्किल्स? यस, हम इस वीकली ग्रोथ मीटिंग में बैठे, हम एक न्यू स्किल्स हम लोग सबने डिस्कशन किया। जो मैं बोल रहा हूँ तो उसकी इस वर्चुअल उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस हो रही है उसके उसकी। मेरी कई बार, अभी मैं पॉडकास्ट एक सुन रहा था अपने मेंटोर की जो कि है इनसाइड आउट, उसके अंदर भी था कि मे बी कोई आप नई लैंग्वेज सीखते हैं और किसी एक क्रिएटिव परस्यूट के अंदर आप अपने आप को एंगेज करते हैं, या फिर जैसा कि आजकल हम देखते हैं सुनते हैं माइंडलेसली लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। मैं अभी ट्रेन के अंदर आ रहा था इस संडे को, एंड वो बस केवल उंगलियां यूं चल रही हैं, देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, इस तरह का है। दैट इज कॉल्ड माइंडलेस कंज्यूमिंग कंटेंट। सो हमने हमें अपने दिमाग को कॉन्शियसली फीड करना होगा। कॉन्शियसली मैंने बात करी है, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली फीड करना होगा। कॉन्शियसली फीड करने का मतलब है मेरे हाथ में किताब होनी चाहिए, या कोई, अगर मैं ऑनलाइन वो देखता हूँ तो कोई रीडर होना चाहिए, ऑप्टिकल, फाइन। सो वो वहां पर हमारे को क्वालिटी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। इंटरनेट वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, एक आधा अधूरा सच वहां पर घूमता रहता है। और हमारे को वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन अपने आप को, हमारे को कॉन्स्टेंटली एक चैलेंजिंग देगी। हमने ये बुक 2 महीने में खत्म करी है, सो हमारी थिंकिंग को इसने चैलेंज किया है, फाइन। सो दैट इज व्हाट इट इज। ये हमारे को अपना, और हम अपने बच्चों को तो सबको कहते हैं कि माइंड शार्प होना चाहिए, बट क्या हम फॉलो कर रहे हैं? शार्प माइंड एनहांसेस आवर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्किल्स हैं बेसिकली। जब मैं स्किल्स की बात करता हूँ, ओवरऑल इंटेलिजेंस, मैंने इंटेलेक्ट की बात पहले करी चुकी है। सो थर्ड पे हम आते हैं, तो थर्ड डायमेंशन है सोशल इमोशनल डायमेंशन, सामाजिक भावनात्मक आयाम। ये फोकस करता है हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी इमोशनल वेलबींग पे। हमें पूछना है क्या हम मीनिंगफुल कनेक्शंस, फैमिली, फ्रेंड्स, उनके साथ में हम क्या बिल्ड कर रहे हैं? अभी हमने हैबिट 5 सुना था, क्या आर वी प्रैक्टिसिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स? ये डायरेक्टली लिंक करता है हैबिट 5। आर वी इफेक्टिवली मैनेजिंग आवर ओन इमोशंस एंड कम्युनिकेटिंग कंस्ट्रक्टिवली? सो हमारी रिलेशनशिप्स जो है ना, वो हमारा लाइफ ब्लड है, और अगर हमने उनको निग्लेक्ट कर दिया सो हम जनरली आइसोलेशन के अंदर चले जाएंगे और वहां पर इमोशनल ड्रेन आउट हो जाएगा। वही हम जो आजकल सुनते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो सब चीजें, वो उसी का रीजन है। सोशल और इमोशनल रिन्यूअल, इसका मतलब है इन्वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी
टाइम और एनर्जी, यहाँ पर पैसे की बात नहीं हो रही है, टाइम एंड एनर्जी इन आवर रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग इमोशनल हेल्थ। और फ्रेंड्स, लास्ट जो आयाम है दैट इज स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक आयाम। ये है हमें अपनी वैल्यूज के बारे में क्लैरिफाई करने का, हम क्यों आए हैं, पर्पस क्या है हमारा। यहाँ पर हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो बट व्हाट इज अ पर्पस, एंड किसी एक लार्जर जो हमसे बड़ा हो उससे कनेक्ट करने का। अब ये बहुत पर्सनल है, किसी के लिए प्रेयर हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए जस्ट नेचर के अंदर अपना क्वाइट टाइम स्पेंड करना हो सकता है। फाइन, तो हमको अपने अपने आप ढूंढना है। किसी के लिए वॉलंटियर वर्क भी हो सकता है जो कि डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा हो पर्सनल वैल्यूज। वहां पर यहाँ पर मैं इनफैक्ट मेंशन करना चाहूंगा, मेरी वाइफ दिन रात एंगेज रहती है यहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन के साथ। अब वो बुक भी पढ़ती हैं, कुछ सुन भी लेती हैं, बट डेफिनेटली वो जो वॉलंटियर वर्क करती है ना, उसके अंदर उनका एंगेजमेंट कॉन्स्टेंटली रहता है। सो वो भी एक है, वहां पर उनकी पर्सनल वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं, और वहां पर उनको एक पीस भी मिलती है। कभी मैंने उनके चेहरे पर नाराजगी, खिन्नता, खींचना कुछ नहीं देखा। सो दैट इज व्हाट इट इज, एंड दिस इज, इस तरह से हम अपनी आत्मा को फीड करते हैं। और एक्शन, ये जो हमारे जो पूरी ये किताब है, ये 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर अलाइन होती है, और यहाँ पर हम अपने आप को अलाइन करते हैं। और जब हमारी स्पिरिट, आत्मा अगर काल में सेंटर्ड है, तो हम कैसे भी लाइफ के चैलेंजेस हो, हम उसको फेस कर सकते हैं मच मोर। ये हमारे को फिर, जब हमारे ये 4 डायमेंशन हम डिस्कस कर लिया हमने, तो हमारे को समझना है कि जरूरत क्या है हमारे को। आ, आ, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये एक अल्टीमेट एनेबलर है, शार्पन द सॉ, जो आरी की धार को तेज करना। तो ये इतना क्रिटिकल क्यों है? बिकॉज अब मैं सारी हैबिट्स को लिंक करूंगा। ये सारी हैबिट्स जितनी भी हमने अभी तक 6 हैबिट्स पढ़ी थी, ओके, ये उन सबको एनेबल करता है। अगर हमारी आरी की धार तेज नहीं है, यानी कि हम फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, तो क्या आप प्रोएक्टिव रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हैबिट 1, माइंड क्लटर्ड है, ड्रेन्ड है, मेंटल रिन्यूअल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आप बिगिन विद द एंड इन माइंड, कर पाएंगे? हैबिट 2, अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड है, सोशल इमोशनल रिन्यूअल नहीं हो रहा, तो आप, वो जो हमने हैबिट नंबर 3 पढ़ी थी कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या वो डिसिप्लिन लेके आ पाएंगे? नहीं लेके आ पाएंगे। और फिर हैबिट नंबर 4, क्या एम्पैथी लेके आप आएंगे? तो जो विन विन के बारे में जब बात करी थी अविनाश जी ने, तो क्या हम वो लेके आ पाएंगे? नहीं लेके आ पाएंगे। एंड सीक टू अंडरस्टैंड, हैबिट 5, और लास्ट हमारी सिनर्जाइज, क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हैबिट है, ये हमारे को बर्नआउट से प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे को हेल्प करती है कि हम अपनी इफेक्टिवनेस, जो हमने इस पूरी किताब के टाइटल में पढ़ा, उसको हम लॉन्ग रन, मैं हाफ मैराथन भागता हूँ इसलिए उसको मेंशन कर रहा हूँ, कि लॉन्ग रन के अंदर हम उसको सस्टेन कर पाए। ये हमारे को एक सस्टेनेबल पेस देता है भागने की, ओके। एंड हम अब इसके कंसिस्टेंटली हम इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। और ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये सिर्फ एक और काम नहीं है जिसे हम अपनी टू डू लिस्ट में जोड़ दें, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है हमारी ओवरऑल इफेक्टिवनेस और वेलबींग के लिए। सो माय फ्रेंड्स, आई अर्ज ऑल ऑफ अस टू टेक दिस हैबिट सीरियसली। हमको कॉन्शियसली शेड्यूल करना है टाइम सेल्फ रिन्यूअल के लिए, चारों डायमेंशंस में। इट माइट फील लाइक कि आप टाइम कुछ, यू आर टेकिंग टाइम अवे फ्रॉम योर वर्क और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट इन रियलिटी यू आर मेकिंग द मोस्ट क्रूशियल इन्वेस्टमेंट इन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। क्या बताई थी मैंने? दैट इज योरसेल्फ. So by regularly sharpening your saw, you are not just becoming more effective, you are becoming more resilient, more balanced, and ultimately living a more fulfilling life. So let's commit to regularly sharpening our saws. Thank you. Back to the host. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ग्रेट ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस 7 हैबिट को समराइज किया, और आई थिंक जो लोग इस पैनल में नहीं थे उन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो ये है कि ऑथर ही कहते हैं कि ये 7 हैबिट तो पूरी हो गई, आपने 7 हैबिट पे काम शुरू किया, व्हाट इज द पर्पस? 8वीं हैबिट क्या होगी? तो 8वीं हैबिट ये कि अपनी आवाज को पहचाने और दूसरों की आवाज खोजने में मदद करें, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8वीं हैबिट तो इस बुक में लिखी हुई नहीं है, जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसके ऊपर पूरी बुक लिखी गई है। तो अगर आप सबको मौका मिले तो पहले 7 हैबिट को प्रैक्टिस करें, उसको समझें, उसके बाद 8वीं पे भी जरूर जाएंगे हम लोग। तो विद दैट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सभी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से आज, क्योंकि ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, वेरी अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5:30 बजे उठ के हम लोग जो सेशन बिल्ड करते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना रेगुलर बेसिस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग क्लैप करें इन सभी लोगों के लिए, राइट?
ग्रेट। और अभी आप सबके वीडियो जिनके भी ऑन है वो सब स्क्रीन पे दिख रहे हैं और सब लोग क्लैप कर सकते हैं। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू वेरी मच सभी को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उन सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इस सेशन को पेशेंसली सुना। थैंक यू।